वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल। कल जो है मतलब प्रीवियस पार्ट में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तक, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, वो सब पढ़ लिया था। इस वाले जो वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस से। ठीक है, मुझे लगता है कि ये चैप्टर जो है काफ़ी लंबा है, इसलिए हम इसको 2 वीडियो में नहीं बट हम 3 वीडियोज़ में कवर करेंगे। 3 पार्ट करेंगे इसके और तीनों में उसको अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस से। ओके, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। When experiments on peas were repeated using other traits in other plants, it was found that sometimes F1 had a phenotype that did not resemble either the two parents and was in between two. देखो क्या हो गया ना, जो पी वाला जो एक्सपेरिमेंट था वो अगर दूसरे प्लांट्स पर करने गए तब उस टाइम पर क्या हुआ, F1 जनरेशन में एक ऐसा फिनोटाइप आया जो दोनों पेरेंट्स से मिलता जुलता नहीं था, वो डिफरेंट था दोनों पेरेंट्स से। द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन डॉग फ्लावर, इसका एग्जाम्पल है इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर डॉग फ्लावर, दैट इज स्नैपड्रैगन या एंथेरिनम स्पीशीज बोला जाता है। ठीक है, इज अ गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये हमें क्या शो करता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है इन अ क्रॉस बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर्स। ठीक है, एक क्रॉस किया गया, ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर्स थे जिसकी जो है ये होमोजाइगस कंडीशन थी RR, एंड ट्रू ब्रीडिंग वाइट फ्लावर्स जिसकी हेट्रोजाइगस रिसेसिव हेट्रोजाइगस कंडीशन। F1 जो है होमोजाइगस रिसेसिव और ये F1 वाला जो है वो हेट्रोजाइगस है, वॉज पिंक। फिर F1 जनरेशन RR वाला हेट्रोजाइगस कंडीशन पिंक था। ठीक है, when the F1 was self pollinated, फिर F1 को सेल्फ पॉलिनेट किया, the F2 रिजल्टेड इन द फॉलोइंग रेशियो। फिर ऐसा रेशियो आया, 1 आया होमोजाइगस डोमिनेंट रेड। ठीक है, होमोजाइगस डोमिनेंट रेड। ठीक, 2 आए हेट्रोजाइगस पिंक और एक आया दैट इज होमोजाइगस रिसेसिव वाइट। ठीक है, हियर द जीनोटाइप रेशियोज वर एग्जैक्टली एज वी वुड एक्सेप्ट इन एनी मंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। देखो जो जीनोटाइप रेशियो था, जीनोटाइप रेशियो तो सेम ही था लेकिन इसका फिनोटाइप रेशियो चेंज हो गया। बट द फिनोटाइप रेशियोज हैड चेंज्ड फ्रॉम 3:1 डोमिनेंट से रिसेसिव रेशियो में चेंज हुआ, और क्या था ये 1:1 ही रेशियो था। जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो सेम थे इसके। व्हाट हैपेंड was that R was not completely dominant over R। देखो जो डोमिनेंट R था वो रिसेसिव R पर completely dominant नहीं था। This made it possible to distinguish RR as pink। इसलिए जो हेट्रोजाइगस कंडीशन थी वो पिंक थी बजाय होमोजाइगस रेड और होमोजाइगस वाइट के कंपेयर में। देखो इसके यहाँ पे गैमेट्स किए गए पन्नेट स्क्वायर से। ठीक है, पहले जो है सबसे पहले क्या था, सबसे पहले रेड लिया वाइट लिया। ठीक है, होमोजाइगस कंडीशन है दोनों, ये डोमिनेंट है ये रिसेसिव है। फिर उसके गैमेट्स बनाए, ये रहे गैमेट्स क्रॉस करके जब ये कंडीशन आई तो सारे पिंक आए। F1 जनरेशन वाले जो है सारे पिंक थे, हेट्रोजाइगस कंडीशन। अब ये जो थे F1 जनरेशन में सेल्फ क्रॉस किया, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन किया, ये वाला ये वाली कंडीशन थी। तो जब क्या, तब RR होमोजाइगस कंडीशन, हेट्रोजाइगस कंडीशन एंड होमोजाइगस रिसेसिव। तो इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या आया, 1:1, एक रेड 2 पिंक 1 वाइट, और सेम जीनोटिपिक रेशियो भी वही था, मतलब फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो सेम थे इसके। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस का क्या कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्लेन करते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज डोमिनेंस, डोमिनेंस क्या होता है। व्हाट आर सम एलीज, वाई आर सम एलीज डोमिनेंट एंड सम रिसेसिव। कुछ एलीज डोमिनेंट होती है कुछ रिसेसिव होती है, ऐसा क्यों। टू टैकल दिस क्वेश्चंस वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट अ जीन डज। देखो ये क्वेश्चन के आंसर के लिए हमको ये जानना है कि जीन क्या करता है। Every gene, as you know by now, contains the information to express a particular trait। हर एक जीन में जो इंफॉर्मेशन रहती है जो एक्सप्रेस करती है किसी एक पर्टिकुलर ट्रेट को। ठीक है, ये सबको पता है। इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, जो एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होता है, देयर आर 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन। हर एक जीन के जो है ऐसे 2 कॉपीज होते हैं। ठीक है, एज अ पेयर ऑफ एलील्स, और इन दोनों को क्या बोला जाता है, एलील्स बोला जाता है। एलील्स का पेयर है ये, तो जीन एक लेकिन 2 एलील्स है इसके। ठीक है, नाउ दिस 2 एलील्स नीड नॉट
ऑलवेज भी आइडेंटिकल। देखो ये एलील्स जो है ज़रूरी नहीं है कि एलील सेम हो, डिफरेंट भी हो सकती है। सो एज इन हेट्रोजाइगोट, जो हेट्रोजाइगोट होता है उसमें डिफरेंट एलील्स होती है, जैसे हमने देखा अभी आर, और होमोजाइगस में सेम एलील्स होती है, इस तरह से, ठीक है। सो वन ऑफ देम मे बी डिफरेंट, एक डिफरेंट हो सकता है ड्यू टू सम चेंजेस, हो सकता है कि ओवर टाइम कुछ चेंजेस हो जिसकी वजह से एक एलील जो है वो डिफरेंट हो गई, दैट इट हैज़ अंडरगोन, अबाउट विच यू विल रीड फर्दर ऑन, जिसको हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, विच मॉडिफाइज द इंफॉर्मेशन, जिसके थ्रू क्या हो गया, जो एलील है उसका इंफॉर्मेशन चेंज हो गया, दैट पर्टिकुलर एलील कंटेन्स। देखो, सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ जीन दैट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन। सो एग्जाम्पल लेते हैं एक जीन जिसमें जो इंफॉर्मेशन है फॉर प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम। सो एक जीन है, ये रहा जीन, जिसमें इंफॉर्मेशन है कि ये एक एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, ई नाम का एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है। नाउ देयर आर 2 कॉपीज ऑफ दिस जीन। सो इस जीन के 2 कॉपीज है, ये देखो इस तरह से 2 कॉपीज है। द 2 एलिलिक फॉर्म्स, 2 एलिलिक फॉर्म्स है, मान के चलो एक छोटा है एक बड़ा कॉपी है, डिफरेंट ले लेते हैं इसको। सो लेट्स अस अज्यूम एज इज मोर कॉमन दैट द नॉर्मल एलील, जो नॉर्मल एलील है ये छोटा वाला, प्रोड्यूसेस द नॉर्मल एंजाइम। सो ये वाला जो है नॉर्मल ई वाला एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज नीडेड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सबस्ट्रेट, जो सबस्ट्रेट्स के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है, ठीक है। सो थ्योरेटिकली द मॉडिफाइड एलील कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ। अब थ्योरेटिकली देखा जाए जो मॉडिफाइड एलील है, ये वाला जो मॉडिफाइड एलील है ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, द नॉर्मल, हो सकता है द नॉर्मल लेस इफिशिएंट एंजाइम, नॉर्मल प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन लेस इफिशिएंट है, ठीक। सो मान के चलो ये हो गया, ये कर रहा है वो प्रोड्यूस, लेस इफिशिएंट प्रोड्यूस कर रहा है, या फिर नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है इस तरह से, या फिर कोई एंजाइम ही प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, नो एंजाइम प्रोडक्शन। देखो जो नॉर्मल एलील है, नॉर्मल एलील क्या कर रहा है, एक बढ़िया सा एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है जो ज़रूरी है, और जो ये जो चेंज वाला एलील है, एक तो वो एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है तो वो देखो लेस इफिशिएंट एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, या फिर जो है नॉन फंक्शनल एंजाइम, ये एंजाइम फंक्शन ही नहीं कर रहा है, या फिर एंजाइम ही प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। सो इस तरह का एलील जो है वो डिफरेंट हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है, ओके। सो इन द फर्स्ट केस, पहले केस में द मॉडिफाइड एलील जो है इज इक्विवेलेंट टू अनमॉडिफाइड एलील। देखो अगर वो नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है वैसे का वैसा ही, तो जो मॉडिफाइड एलील है वो सेम टू सेम अनमॉडिफाइड एलील के सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। इट विल प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप प्रोड्यूस करेगी या फिर ट्रेट को, रिजल्ट इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट, जिससे जो सबस्ट्रेट है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। सच इक्विवेलेंट एलील पेयर्स आर वेरी कॉमन। देखो इक्विवेलेंट एलील पेयर्स जो है ना काफ़ी कॉमन रहते हैं, ठीक है। बट इफ द एलील प्रोड्यूसेस अ नॉन फंक्शनल एंजाइम, अगर एलील जो है कोई नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस करता है या फिर कोई एंजाइम ही प्रोड्यूस नहीं करता है, तो द फिनोटाइप में बी अफेक्टेड, इससे फिर क्या हो जाएगा, फिनोटाइप जो है वो अफेक्ट हो जाएगा। The phenotype trait will only be dependent on the functioning of unmodified allele। और जो फिनोटाइप या जो ट्रेट होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा अनमॉडिफाइड एलील के ऊपर, क्योंकि मॉडिफाइड एलील तो कुछ भी बना रही है, उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो अनमॉडिफाइड होगी वो अच्छा एंजाइम बना रही है तो वो बहुत ज़रूरी है। द अनमॉडिफाइड जो फंक्शनिंग एलील है विच रिप्रेजेंट्स द ओरिजिनल फिनोटाइप, ये ओरिजिनल फिनोटाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है, इज द डोमिनेंट, और यही डोमिनेंट एलील होती है, ठीक है, समझ रहे हो। जो अनमॉडिफाइड है जिसमें कोई चेंज नहीं हुआ है वो चली आ रही है जनरेशन से जनरेशन में, वो डोमिनेंट एलील है, ठीक है। और वो जो उसके पास जो ट्रेट है वो ट्रेट जो है काफ़ी यूजफुल ट्रेट है, ठीक। सो एंड द मॉडिफाइड एलील इज जनरली द रिसेसिव एलील, और जो मॉडिफाइड हुई है वो रिसेसिव एलील होती है, क्यों, क्योंकि उसका जो ट्रेट है वो कुछ खास नहीं है, इसीलिए। हेंस इन द एग्जाम्पल अबो द रिसेसिव ट्रेट इज सीन ड्यू टू नॉन फंक्शनल एंजाइम। देखो जो रिसेसिव ट्रेट है वो रिसेसिव ट्रेट किसकी वजह से दिख रहा है, कि एक नॉन फंक्शनल एंजाइम या फिर कोई एंजाइम बना नहीं है जिसके थ्रू जो है रिसेसिव ट्रेट दिख रहा है, ठीक है। ये समझ आ गया डोमिनेंस और रिसेसिव किस तरह से हम पता कर सकते हैं। सो ये उसका बेसिस है डोमिनेंट एलील का और रिसेसिव एलील का, ठीक है। फिर आते हैं कोडोमिनेंस के ऊपर। कोडोमिनेंस मतलब दो एलील्स एक साथ डोमिनेंस शो कर रही है। सो टिल नाउ वी वर डिस्कसिंग क्रॉसेस वेयर दी F1 रिसेंबल आइदर ऑफ द टू पेरेंट्स। सो हम ऐसे क्रॉसेस देख रहे थे कि जो F1 जो है किसी दो पेरेंट्स में से एक जैसा दिख रहा है जो कि डोमिनेंस है, एंड वॉज इन बिटवीन, या फिर किसमें कुछ इन बिटवीन था जो कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस था।
बट इन केस ऑफ कोडोमिनेंस द F1 जनरेशन, जो F1 जनरेशन होगा रिसेंबल बोथ पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स जैसा दिखेगा F1 जनरेशन। अ गुड एग्जाम्पल इज डिफरेंट टाइप ऑफ रेड ब्लड सेल्स, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है तरह तरह के रेड ब्लड सेल्स है दैट डिटरमाइन एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। सो एबीओ ब्लड ग्रुप्स आर कंट्रोल्ड बाय जीन आई, सो एक जीन आई होता है जो एबीओ ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करता है, ठीक है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स हैज शुगर पॉलीमर्स, ठीक है। सो ये देखो मैं बना देती हूँ। सो ये एक रेड ब्लड सेल है, इसका ये ऊपर वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर कुछ इस तरह के शुगर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होते हैं, ठीक है। इस तरह के शुगर मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं, ठीक, हाँ। सो दैट प्रोट्रूड फ्रॉम इट्स सरफेस, सरफेस से ऊपर की तरफ होते हैं। एंड द काइंड ऑफ शुगर इज कंट्रोल्ड बाय द जीन, और आई जीन जो है उस शुगर को कंट्रोल करता है। मतलब कौन सी शुगर, यही पूरा चला गया, सॉरी, कौन सी शुगर होगी वो उसको कंट्रोल करेगा, ठीक है, ठीक। द जीन आई हैज 3 एलील्स, अब जो जीन आई इसके 3 एलील्स है, ए बी और छोटा आई, ठीक है। 3 एलील्स है, कौन से एलील्स है, आई ए, आई बी और छोटा आई, 3 एलील्स है। दी एलील्स आई ए आई बी, सो आई ए और आई बी एलील्स जो है प्रोड्यूस अ स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द शुगर, सो डिफरेंट शुगर बनाती है, वाइल जो है एलील आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, ठीक। चलो अभी इसको समझते डायग्राम के साथ, पूरा अच्छे से डायग्राम के साथ समझते। ये एक आरबीसी है, ये एक आरबीसी है, ये एक आरबीसी है, 3 आरबीसी है, ठीक। इसके ऊपर ये रहा शुगर, ठीक, इसके ऊपर ये रहा शुगर मॉलिक्यूल, देखो, ठीक है, नो शुगर। तो ये वाला जो है ये आई ए कंडीशन है, ये आई बी कंडीशन है। सो आई ए वाला जो है वो डिफरेंट शुगर मॉलिक्यूल बना रहा है, देखो यहाँ डिफरेंट है, और आई बी वाला भी स्लाइटली डिफरेंट शुगर मॉलिक्यूल बना रहा है, और जो छोटा आई है यहाँ कोई शुगर मॉलिक्यूल नहीं बना रहा है, ठीक है, हो गया। सो बिकॉज ह्यूमंस आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमंस जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स है, इसीलिए ईच पर्सन पजेस एनी 2 ऑफ 3 एलील्स, 2 एलील्स होती है, इन तीनों में से सिर्फ 2 एलील्स पाई जाती है। सो आई ए आई बी आर कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर आई, सो जो छोटा आई है ना उसके ऊपर ये दोनों डोमिनेंट है, ये छोटे आई के ऊपर ये दोनों क्या है, डोमिनेंट है, ठीक है, समझ जाना। सो इन अदर वर्ड्स व्हेन आई ए और आई जो है आर प्रेजेंट ओनली आई ए एक्सप्रेसेस, अगर देखो आई ए और छोटा आई है तो सिर्फ आई ए एक्सप्रेस होगा, बिकॉज छोटा आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, कोई शुगर प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है, तो फिर सिर्फ वही शुगर बनेगी ए वाले की। फिर जब बी वाला होगा छोटे आई के साथ तब सिर्फ बी वाला एक्सप्रेस होगा, क्योंकि सिर्फ बी वाले की शुगर बनेगी। बट अगर दोनों है, ए वाला भी है बी वाला भी है, सो प्रेजेंट टुगेदर दे बोथ एक्सप्रेस, फिर दोनों एक्सप्रेस होगा। सो देयर ओन टाइप्स ऑफ शुगर्स, दोनों अपनी अपनी तरह के शुगर बनाएंगे। देखो ये देखो, ये बोल रहा है, देखो भाई मैं ऐसे भी शुगर बनाऊंगा, ठीक है, और मैं ऐसे भी शुगर बनाऊंगा, तो ये क्या हो गया, आई ए और आई बी हो गया, ठीक है। ओके, सो दिस इज बिकॉज ऑफ द कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस की वजह से, ठीक है, क्योंकि वो दोनों डोमिनेंट है। सो हेंस रेड ब्लड सेल्स हैव बोथ ए एंड बी टाइप्स ऑफ शुगर्स, अब इन रेड ब्लड सेल्स पर ए बी दोनों टाइप की शुगर आ गई है। सो सिंस देयर आर 3 डिफरेंट एलील्स देयर आर 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, 3 अलग एलील है इसलिए 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशन है 3 एलील्स का that are possible, and therefore a total 6 different genotypes of human, इसलिए 6 different genotypes है ह्यूमन ए बी, एबीओ ब्लड ग्रुप ब्लड टाइप्स के, और 4 जो है फिनोटाइप्स है, ठीक। देखो ए बी होता है, ए होता है, बी होता है, ओ होता है, तो 4 फिनोटाइप्स है और 6 जो है वो जीनोटाइप्स है। कहाँ गए 6 जीनोटाइप्स, ये 6 जीनोटाइप्स और 4 फिनोटाइप्स है, ठीक है। अगर आई है ए वाला तो फिर ये आई ए और ए ब्लड ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो ए बी ब्लड ग्रुप, ए है छोटा आई है तो ए ब्लड ग्रुप, बी है ए है ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक। ये देखो पेरेंट 1 पेरेंट 2 का ले रहे हैं हम, बी है फिर बी है तो बी ब्लड ग्रुप, बी है छोटा आई है तो बी ब्लड ग्रुप, और छोटा आई है तो ओ ब्लड ग्रुप, कोई शुगर नहीं बन रही है, ठीक है। तो इसको ये शुगर वाले डायग्राम के साथ
समझ लेना। ओके, फिर एक और एग्जाम्पल है इसका। Okay, so do you realize that the example of ABO blood grouping also provides a good example of multiple alleles? देखो ABO blood grouping जो है वो एक और एग्जाम्पल आता है, किसमें आता है? मल्टीपल एलील्स का। जो आई जीन है, आई जीन के 3 डिफरेंट एलील्स है। So here you can see that there are more than 2, that is 3 alleles, 3 alleles है governing the same character। एक सेम कैरेक्टर को 3 alleles govern कर रहे हैं। Since in an individual only 2 alleles can be present, multiple alleles can be found only when population studies are made। देखो मल्टीपल एलियल्स तभी पता कर सकते हैं जब पॉपुलेशन स्टडीज होता है, क्योंकि इंडिविजुअल में तो सिर्फ 2 ही एलियल्स होती है। Occasionally a single gene product may produce more than one effect। देखो एक सिंगल जीन प्रोडक्ट क्या होता है ना, एक से ज़्यादा इफेक्ट दे सकता है। अब कैसे वो देखते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं, स्टार्च का सिंथेसाइज होना पी सीड्स में इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन, एक जीन उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, स्टार्च का सिंथेसाइज पी सीड में एक जीन कंट्रोल करता है। सो इट हैज़ 2 एलील्स, इसके 2 एलील्स है, एक बड़ा बी एक छोटा बी। स्टार्च इज सिंथेसाइज्ड इफेक्टिवली बाय बीबी, जो होमोजाइगस डोमिनेंट बी है, तो वो उसमें क्या होता है, स्टार्च जो है अच्छी तरह से बन जाता है। दैट इज होमोजाइगोट्स, होमोजाइगोट कंडीशन है एंड देयरफॉर लार्ज स्टार्च ग्रेन। इसलिए देखो ऐसे बड़े बड़े जो है स्टार्च ग्रेन बन जाते हैं, आर प्रोड्यूस्ड। सो इन कॉन्ट्रास्ट बीबी जो होमोजाइगोट्स है, रिसेसिव वाला है, हैव लेसर इफिशियंसी इन स्टार्च सिंथेसाइज, उसका स्टार्च का सिंथेसाइज का लेसर इफिशियंसी है एंड प्रोड्यूस स्मॉलर स्टार्च ग्रेन्स, और छोटे छोटे स्टार्च ग्रेन्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक, सो आफ्टर मैचुरेशन ऑफ सीड, जैसे ही सीड मैच्योर होगी, बड़ी होगी, बीबी सीड्स आर राउंड, और जो बीबी सीड्स है वो व्रिंकल्ड है। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, मैचुरेशन के बाद जो दोनों बड़ी बी सीड्स है वो राउंड होगी, और जो छोटी बी वाली सीड्स है वो व्रिंकल होगी। ठीक है, वेट, ओके, और जो 2 छोटी बी सीड्स है वो व्रिंकल होगी। ठीक, सो बड़ी सीड जो है वो राउंड होगी और ये जो है वो व्रिंकल होगी। तो देखो बड़ी वाली जो है पूरी राउंड है और ये वाली छोटी छोटी वाली जो है रिंकल है। ठीक, ओके, सो हेट्रोजाइगोट्स प्रोड्यूस राउंड सीड्स एंड सो पी सीम्स टू बी डोमिनेंट एलील। देखो जो हेट्रोजाइगोट्स है ना वो राउंड सीड प्रोड्यूस कर रहा है, हेट्रोजाइगोट मतलब बीबी वाला कंडीशन, वो भी इस तरह से राउंड सीड्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसके वजह से हम ये बोल सकते हैं कि जो बड़ा बी है वो डोमिनेंट है। बट द स्टार्च ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड, लेकिन जो स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस हो रहे आर ऑफ इंटरमीडिएट साइज, लेकिन जो स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस हो रहे हैं, देखो ये तो सीड्स है, ये सीड्स है। ठीक, सो एक कर रहा है ये वाला कंडीशन बड़ी इस तरह से गोल सीड्स कर रहा है, सॉरी ये वाला कंडीशन जो है रिंकल सीड्स कर रहा है। ठीक, ये जो है ये क्या है, स्टार्च ग्रेन से, स्टार्च ग्रेन से, जिसमें ये वाली जो कंडीशन आ रही है छोटे वाले से, ये वाली कंडीशन आ रही है बड़े वाले से। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, जो ये बीबी वाला जो है ये कैसे सीड्स कर रहा है, जो बीबी कंडीशन है ये राउंड सीड्स बना रहा है, बड़ी और राउंड सीड्स बना रहा है। ठीक है, राइट, लेकिन स्टार्च ग्रेन्स जो है इसके इंटरमीडिएट साइज के स्टार्च ग्रेन से, मतलब स्टार्च ग्रेन्स कैसे बना रहा है, जो बीबी वाला कंडीशन है स्टार्च ग्रेन्स बना रहा है इंटरमीडिएट साइज के, ना बड़े हैं ना छोटे हैं, मीडियम साइज के बना रहा है। सो इफ स्टार्च ग्रेन साइज इज कंसिडर्ड एज अ फिनोटाइप, अगर हम स्टार्च ग्रेन साइज को फिनोटाइप की तरह देखें, देन फ्रॉम दिस एंगल द एलील शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अगर स्टार्च ग्रेन को देखा जाए तो एलील क्या शो कर रही है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रही है, लेकिन अगर सीड को देखा जाए तो कंप्लीट डोमिनेंस है। ठीक है, सो देयरफॉर डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ अ जीन और प्रोडक्ट दैट इट हैज़ इंफॉर्मेशन फॉर। देखो जो डोमिनेंस है ना वो कोई ऑटोनोमस नहीं है कि अगर वो जीन या फिर उसके जो इन्फॉर्मेशन है अगर उसमें वो इन्फॉर्मेशन है और वो हो रही आगे जा रही इन्फॉर्मेशन तो डोमिनेंट होगा, ऐसा नहीं है। इट डिपेंड्स एज मच ऑन द जीन प्रोडक्ट, जीन के प्रोडक्ट पर डिपेंड करेगा एंड द प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर फिनोटाइप फ्रॉम दिस प्रोडक्ट। और किस पर डिपेंड करता है, वो क्या फिनोटाइप बन रहा है उस प्रोडक्ट से, उस पर डोमिनेंस डिपेंड करता है। एंड इट डज नॉट, सो एज इट डज नॉट
does on the particular phenotype that we choose to examine in case more than a phenotype is influenced by the same gene। जो हमने एग्जाम्पल देखा है ना, सो इसमें एक से ज़्यादा फिनोटाइप जो है जीन से इन्फ्लुएंस हो रहा है, दो डिफरेंट तरह के फिनोटाइप्स बन रहे हैं इसमें, ठीक है। फिर आते हैं इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, दो जीन्स का इनहेरिटेंस, ये जो है काफ़ी लंबा है, ठीक है। सो मंडेल ऑल्सो वर्कड विथ क्रॉस्ड पी प्लांट्स दैट डिफर्ड इन टू कैरेक्टर्स। सो मंडेल ने जो है क्रॉस्ड पी प्लांट के साथ जो है काम किया, जो दो डिफरेंट कैरेक्टर्स थे सीन इन द क्रॉस बिटवीन अ पी प्लांट एंड हैज सीड्स विथ येलो कलर एंड राउंड शेप। देखो उसने क्या लिया, पी प्लांट के सीड्स लिए जिसका येलो कलर था और राउंड शेप था, वन दैट हैज सीड्स ऑफ ग्रीन कलर एंड रिंकल शेप। फिर वही सीड्स ली, फिर ऐसा पी प्लांट्स थे जिनके जो है सीड्स है ग्रीन कलर के और रिंकल शेप के, ठीक है। येलो कलर, ग्रीन कलर, राउंड शेप और रिंकल शेप, ये सीड्स का है, ठीक है। सो मंडेल फाउंड दैट सीड्स रिजल्टिंग फ्रॉम द क्रॉसेस ऑफ पेरेंट्स हैड येलो कलर्ड एंड राउंड शेप्ड सीड्स, ठीक है। ओके, देखो मैं ना इसको इतना एक्सप्लेन करने की बजाय मैं दिखाती हूँ सीधा डायग्राम, डायग्राम से अच्छे से एक्सप्लेन होगा। तो सबसे पहले पी जनरेशन, सबसे पेरेंटल जनरेशन में उसने क्या किया, राउंड येलो सीड ली, रिंकल ग्रीन सीड ली। देखो यहाँ पे दिख रहा है राउंड है, येलो है और ये रिंकल है और ग्रीन है। इन दोनों सीड्स को लिया, जिन दोनों सीड्स का जो है देखो इस तरह से जीनोटाइप है, ये वाला जो है ये डोमिनेंट कंडीशन है, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक। इसको लिया, ठीक। इसके गैमेट्स बनाए, गैमेट्स बने इस तरह से, गैमेट्स बने। फिर इन गैमेट्स का क्या किया, F1 गैमेट्स को क्रॉस करके आया F1 जनरेशन, जो कि था राउंड येलो, सारा डोमिनेंट था। ये देखो जो हेट्रोजाइगस कंडीशन थी, हेट्रोजाइगस कंडीशन डोमिनेंट थी, राउंड येलो आ गया, इस पेरेंट की तरह आ गई कंडीशन, सेम टू सेम इस पेरेंट की तरह ये वाली कंडीशन भी आ गई, ठीक है। ओके, फिर उसने क्या किया, सेल्फिंग मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, इसका जो आया था ये F1 जनरेशन, उसका सेल्फ पॉलिनेशन किया, तो ये देखो इतना बड़ा जो है वो अपना पन्नेट स्क्वायर बन गया, ठीक। तो सबसे पहले सेल्फ पॉलिनेशन करने पे ये कंडीशन आई, ठीक। फिर ये वाली कंडीशन, फिर ये वाली। तो इसको जो है ना पन्नेट स्क्वायर को तुम लोग घर पे ट्राई करना, बस कुछ नहीं है, इसको इसके साथ करना, फिर ये आ जाता है, इसको इसके साथ करना, फिर ये कंडीशन आ जाती है, ठीक है। फिर देखो इसको इसके साथ करना ये कंडीशन, इसको फिर इसके साथ करना ये कंडीशन, फिर इसको जा कर के इसके साथ करना, इसमें काफ़ी कंफ्यूजिंग है, एक मिनट मैं तुम्हें शो करके दिखाऊँ क्या कहीं पर, ठीक। तो जब उन्होंने जो है इस तरह से सेल्फिंग करी तो इतने सारे जो है वो जीनोटाइप्स आए, इतने सारे आए। तो जो फिनोटिपिक रेशो था, फिनोटिपिक रेशो था 9, देखो राउंड येलो 9, राउंड ग्रीन 3, रिंकल्ड येलो 3 और रिंकल्ड ग्रीन 1, मतलब 9 3 3 1 फिनोटिपिक रेशो, 9 3 3 1 फिनोटिपिक रेशो, और जीनोटिपिक रेशो था 1 2 1 2 4 2 1 2 1, ये था उसका फिनोटिपिक रेशो, इसको भी याद रखना, ठीक। सो जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशोज जो है ये दोनों याद रखना, ठीक है। जब मैं अपने डिटेल वीडियोस बनाऊंगी ना एक्सप्लेनेशन पर, तब मैं इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगी, पूरा बना करके पन्नेट स्क्वायर पूरा बना करके एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। सो यहाँ पर भी पढ़ लेते हैं। दस येलो कलर वॉज डोमिनेंट, येलो कलर डोमिनेंट था ग्रीन के ऊपर, राउंड शेप डोमिनेंट था रिंकल के ऊपर। दिस रिजल्ट्स वर आइडेंटिकल टू दोज ही गॉट व्हेन ही मेड सेपरेट मोनोहाइब्रिड, जब उसने सेपरेटली इस तरह से मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाया, दोनों अलग अलग कैरेक्टर्स का जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाया, तभी उसको यही रिजल्ट्स मिले, क्रॉसेस बिटवीन येलो एंड ग्रीन सीडेड प्लांट्स एंड बिटवीन राउंड एंड रिंकल सीडेड प्लांट्स, तब भी यही रिजल्ट मिले, और डाई हाइब्रिड क्रॉस में भी यही रिजल्ट मिले, ठीक है। सो लेट अस यूज द जीनोटाइप सिंबल Y फॉर डोमिनेंट येलो सीड कलर, और छोटा y फॉर रिसेसिव ग्रीन सीड कलर, बड़ा R फॉर राउंड शेप्ड सीड्स और छोटा r फॉर रिंकल शेप्ड सीड्स। द जीनोटाइप ऑफ पेरेंट्स कैन बी रिटर्न एज, इस तरह से जीनोटाइप्स लिखे गए। द क्रॉस बिटवीन टू प्लांट्स कैन बी रिटर्न डाउन इन फिगर 4.5, देखो शोइंग क्या कर रहा है जीनोटाइप्स ऑफ पेरेंट प्लांट्स। द गैमेट्स है
RY और RY जो है यूनाइट ऑन फर्टिलाइजेशन, गैमेट फर्टिलाइजेशन पर यूनाइट हो गए टू प्रोड्यूस F1 हाइब्रिड। F1 हाइब्रिड इस तरह से बन गया। व्हेन मंडे सेल्फ हाइब्रिडाइज द F1 प्लांट्स ही फाउंड 3/4 ऑफ द F2 प्लांट्स हैड येलो सीड। उसमें से 3/4 के पास क्या था, येलो सीड था, 1/4 के पास ग्रीन सीड था। येलो एंड ग्रीन कलर सेग्रीगेटेड, फिर येलो और ग्रीन कलर जो थे वो सेग्रीगेट हो गए 3:1 रेशियो में। राउंड एंड रिंकल्ड सीड शेप जो है ऑल्सो सेग्रीगेटेड इन 3:1 रेशियो, जस्ट लाइक इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और जैसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस में सेग्रीगेट होता था 3:1 रेशियो में, उसी तरह से इसमें भी डाई हाइब्रिड क्रॉस में भी 3:1 रेशियो में सेग्रीगेट हो गए। ठीक है, फिर उसने दिया इसके थ्रू जो है उसने क्या दिया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस द फिनोटाइप्स राउंड येलो, रिंकल्ड येलो, राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड ग्रीन अपीयर्ड इन द 9:3:1 रेशियो। फिर ये सारे जो 9:3:1 रेशियो में अपीयर हुए। सच रेशियो वॉज ऑब्जर्व फॉर सेवरल पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स दैट मंडे स्टडी। फिर दूसरे जब उसने कैरेक्टर स्टडी किए तब उनमें भी इस तरह का रेशियो देखा गया। The ratio of 9:3:1 can be derived as a combination of series of 3 yellow। देखो किस तरह से आया, 3 येलो थे, एक ग्रीन था, 3 राउंड थे, एक रिंकल था। The derivation can be written as follows: 3 राउंड 1 रिंकल, 3 येलो 1 ग्रीन, जो कि थे 9 राउंड येलो इज इक्वल टू 9 राउंड येलो और 3 रिंकल येलो, 3 राउंड ग्रीन और 1 रिंकल ग्रीन। ठीक, समझ रहे हो, इस तरह से किया गया। ठीक है, समझ आया। 3 कौन से थे, 3 रिंकल्ड येलो थे। देखो 9 जो थे वो राउंड येलो थे, 9 राउंड येलो थे, 3 रिंकल्ड येलो थे, 3 राउंड ग्रीन थे और 1 रिंकल ग्रीन था रिसेसिव वाला। सो बेस्ड अपॉन सच ऑब्जर्वेशंस, इन ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड ऑन डाई हाइब्रिड क्रॉसेस बिटवीन प्लांट्स सो डिफरिंग इन 2 ट्रेट्स। डाई हाइब्रिड क्रॉस वो होता है जो क्रॉस किया जाता है प्लांट्स में जिसके 2 अलग अलग ट्रेट्स हो। ठीक है, सो मंडेल प्रपोज्ड अ सेकेंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन दैट वी कॉल्ड मेंडेल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो इसके बेसिस पे उसने दूसरा रूल दिया जिसको बोला जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। द लॉ स्टेट्स दैट व्हेन 2 पेयर्स ऑफ ट्रेट्स आर कंबाइंड इन हाइब्रिड क्रॉस। देखो वो लॉ क्या कहता है, जब 2 पेयर किसी ट्रेट्स के 2 पेयर कंबाइन किए जाते हैं हाइब्रिड में, सेग्रीगेशन ऑफ 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर्स। और उसका सेग्रीगेशन होना, एक पेयर का सेग्रीगेशन होना जो है वो दूसरे पेयर पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब जैसे कि जो आर ये जो कंडीशन थी, ठीक है, तो इसमें से आर जो है वो अपना अलग सेग्रीगेट होकर के आया, जो छोटा वाला आर जो रिसेसिव वो अलग सेग्रीगेट हुआ और ये अलग सेग्रीगेट हुआ। और ये कब होता है सेग्रीगेशन, गैमेट्स के टाइम पर। एक में ये आर होता है, एक में ये आर होता है। ठीक है, दूसरा गैमेट, एक में ये वाई, एक में ये वाई। तो गैमेट्स के टाइम पे दोनों जो कैरेक्टर्स है वो दोनों सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। देखो इस तरह से पूरे अलग अलग हो चुके कैरेक्टर्स। ठीक है, सेग्रीगेशन होता है इस तरह से। So in Punnett square, we can effectively use to understand the independent segregation of 2 pairs of genes during meiosis। तो ये कब होता है, meiosis के टाइम पर ही हो जाता है। And the production of eggs and pollens in F1, और egg और pollen का production हुआ F1 में, वो ये था, ये condition थी, बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई कंडीशन। कंसिडर दी सेग्रीगेशन ऑफ 1 पेयर ऑफ जीन्स। सो एक पेयर ऑफ जीन्स को सेग्रीगेट करते हैं जो कि आर है। ठीक है, बड़ा आर छोटा आर। So 50% of the gametes have the dominant R। So 50% गैमेट में डोमिनेंट R होगा और बाकी के 50% में रिसेसिव R होगा। So now besides each gamete having either बड़ा R या छोटा R, it should also have the allele Y, बड़ा Y या फिर छोटा Y। The important thing to remember here is that segregation of 50% R and 50% R is independent from the segregation of 50% Y and 50% Y। देखो ये कह रहा है कि बड़ा R, तो बड़े R के साथ बड़ा Y भी जा सकता है। ठीक है, बड़े R के साथ छोटा Y भी जा सकता है, छोटे R के साथ बड़ा Y भी जा सकता है और छोटे R के साथ छोटा Y भी जा सकता है। ये कब होता है, गैमेट के टाइम पर।
हो सकता है एक गैमेट में ये कंडीशन हो, दूसरे गैमेट में ये कंडीशन हो, तीसरे गैमेट में ये कंडीशन हो और चौथे गैमेट में ये कंडीशन हो। सो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट गैमेट्स में डिफरेंट कंडीशन हो सकती है। ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, ठीक है। So therefore 50% of the R bearing gametes has Y and 50% छोटा y। देखो ये जो मैंने करके दिखाया ना, सो ये यही कह रहा है, ठीक। ओके, सो द 4 टाइप्स ऑफ, ये देखो इस तरह के 4 गेमेट्स बने, यहाँ दिख रहा है 4 गेमेट्स हैं, इस तरह के 4 गेमेट्स बने, ईच विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 25%, 1/4 फ्रीक्वेंसी है टोटल गेमेट्स के प्रोडक्शन की। 4 गेमेट्स है, 4 गेमेट में से एक है, तो ये कितना हो गया, 1/4 कंडीशन हो गया, ठीक है। So when you write down the 4 types of eggs and pollen on two sides of Punnett square, it is very easy to derive the composition of zygotes that give rise to F2 plants. जब इसी तरह से यही वाला कंडीशन जब हम पन्नेट स्क्वायर पे लिखते हैं, इधर लिखते हैं और इधर लिखते हैं, तब हमको जो मिलता है ये इधर इधर जो इन स्क्वायर्स में मिलता है वो क्या होता है, F2 जनरेशन, F2 प्लांट्स का होता है, ठीक है। सो F2 प्लांट्स किस तरह से होंगे वो उसका होता है, ठीक। तो इसमें जीनोटिपिक रेशो, फिनोटिपिक रेशो। सो जीनोटिपिक रेशो 1:1:1:1:1:1। इसका एक बार ना मैं देख के बताऊंगी, ठीक है, कंफर्म जब मैं अपना वो पढ़ाऊंगी ना तब उस टाइम एकदम कंफर्म अच्छे से बताऊंगी। और ये होता है 9 3 3 1। इस वाले का होता है 1 2 4 2 1। ओहो, इसमें बैठ नहीं रहा है, एक मिनट। देखो ये होता है 1 2 1 2 4 2 1 2 1। इस तरह से होता है इसका, ठीक है। आई विल टेल यू कल, ठीक है। फिर आते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पर। क्रोमोसोमल थ्योरी क्या है, इनहेरिटेंस की। सो मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन 1865, बट फॉर सेवरल रीजंस इट रिमेन्ड अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 1900। देखो क्या हो गया था, मेंडल ने जो है अपना सारा वर्क कब पब्लिश किया था, 1865 पर किया था, लेकिन जो है वो 1900 तक जो है वो अनपब्लिश्ड रहा, ठीक है। ओके, सो बिकॉज क्या है, तब क्या था, कम्युनिकेशन जो है इजी नहीं था। सो इन दोज डेज एंड हिज वर्क कुड नॉट वाइडली पब्लिसाइज, इसलिए उसका वर्क जो है ज़्यादा पब्लिसाइज्ड नहीं था क्योंकि कम्युनिकेशन ईजी नहीं था। सेकेंडली, हिज कॉन्सेप्ट ऑफ जीन्स या फैक्टर्स इन मंडेस वर्ड्स वॉज stable and discrete units that control the expression of traits, and the pair of alleles which did not blend with each other was not accepted by his counterparties as an explanation. So as an explanation for the apparently continuous variation seen in nature. देखो, सो मेंडल भाई साहब का जो था कॉन्सेप्ट था वो जीन और फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड था, जो एक स्टेबल था, एकदम स्टेबल था और कोई डिफरेंट यूनिट्स नहीं थे। सो डिफरेंट यूनिट्स जो है इसके एक्सप्रेस नहीं करते थे उसको, ठीक है। और पेयर ऑफ एलियंस जो है वो एक दूसरे से ब्लेंड नहीं करते थे, जिसकी वजह से जो दूसरे साइंटिस्ट थे उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो ये सोचते थे कि नेचर में जो है सारी चीज़ें वेरिएशन शो करती है, मतलब चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम, और ये बोलता था कि हमारे जो कैरेक्टर्स है, जो रूल्स है वो स्टेबल है। सो थर्डली, मेंडल्स अप्रोच फॉर यूजिंग मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फेनोमेनन वाज टोटली न्यू एंड अनएक्सेप्टेबल टू मेनी ऑफ द बायोलॉजिस्ट ऑफ दैट टाइम। देखो बायोलॉजिस्ट के लिए ये बहुत अनएक्सेप्टेबल था कि उन्होंने क्या किया, मैथ्स को यूज़ करा बायोलॉजी के अंदर, ठीक है। सो फाइनली दो मंडेस वर्क सजेस्टेड दैट फैक्टर्स जीन्स वर डिस्क्रीट यूनिट्स। फिर जो है फाइनली मंडेस के वर्क ने बता दिया कि जो फैक्टर्स होते हैं जिनको जीन्स बोला जाता है वो डिस्क्रीट डिफरेंट यूनिट्स है। ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ। देखो उसने कोई फिजिकल प्रूफ प्रोवाइड नहीं कर पाया, वो एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर्स से व्हाट दे वर मेड ऑफ। देखो फैक्टर्स किस चीज़ के बने हुए हैं उसका कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाया, बट उसने जो है फैक्टर्स किस तरह से सेग्रीगेट होते हैं उस चीज़ का उसने प्रूफ दे दिया। सो इन 1900 3 साइंटिस्ट आए, डी वेरिस, कॉरेंस एंड वॉन टेशमार्क, ठीक है। सो इंडिपेंडेंटली इन्होंने तीनों ने इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर किए मेंडल्स के रिजल्ट को ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। जो मेंडल का रिजल्ट था उसको तीनों ने अलग अलग तरह से जो है उसको वेरीफाई किया।
So by the time due to advancements in microscopy that were taking place, microscopy में advancements हो रहा था, scientists were able to carefully observe cell division. So उसके थ्रू उन्होंने क्या किया, carefully जो है cell division को observe कर रहे थे. This led to the discovery of structures in nucleus. जिससे क्या हुआ, डिस्कवरी हुई स्ट्रक्चर्स की, न्यूक्लियस के अंदर क्या स्ट्रक्चर्स है उसका डिस्कवरी हुआ. दैट अपियर टू डबल है एंड डिवाइड जस्ट बिफोर सेल डिवीजन. सो ऐसा स्ट्रक्चर है जो डबल है और वो सेल डिवीजन के पहले क्या करता है, डिवाइड करता है. दिस वर कॉल्ड क्रोमोसोम्स, और उनको क्रोमोसोम्स बोला गया. क्रोमोसोम का मतलब होता है कलर्ड बॉडीज, ठीक है. So they were visualized by staining. So by 1902 the chromosome movement during meiosis. So chromosome का movement during meiosis had been worked out. तब उसको वो देखा गया 1902 में. फिर आए Walter Sutton and Theodore Boveri noted that the behavior of chromosomes was parallel to the behavior of genes and used chromosome movement to explain Mendel's law. फिर दो साइंटिस्ट आए, सटन और बोवेरी साइंटिस्ट. तो इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या करा, जो क्रोमोसोम है देखा कि क्रोमोसोम का जो पैटर्न है बिहेवियर का वो सेम है जीन के पैटर्न की तरह, इसलिए उन्होंने क्रोमोसोम को यूज करा. क्रोमोसोम की मूवमेंट को यूज करके मंडेल्स के लॉ को एक्सप्लेन किया गया. क्यों, क्योंकि देखो जो क्रोमोसोम होता है ना, क्रोमोसोम के ऊपर ही जीन होता है, और क्रोमोसोम भी पेयर्स में होता है, जीन भी पेयर्स में होता है. इसीलिए जिस तरह से क्रोमोसोम वर्क करेगा जीन उस तरह से वर्क करता है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि जिस तरह से जीन वर्क करता है उस तरह से क्रोमोसोम वर्क करता है, ठीक है. एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं ये. सो रिकॉल दैट यू हैव स्टडीड द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग माइटोसिस, इक्वेशनल डिवीजन. सो हमने क्रोमोसोम का बिहेवियर देखा है माइटोसिस के टाइम पर, ठीक है, और मियोसिस के टाइम पर भी देखा है. The important things to remember are the chromosomes as well as genes occurs in pair. सबसे important thing अभी जो मैंने बनाया कि क्रोमोसोम और जीन पेयर में अकर होते हैं, ठीक है. So the two alleles of gene pair are located on homologous sites on homologous chromosomes. homologous sites पर located होते हैं. देखो फिर से बना देती हूँ एग्जाम्पल. ये दो homologous क्रोमोसोम है, सेम है, साइज वाइज सब कुछ सेम है. ओहो देखो, सो यहाँ पर एक जीन है, ये होमोलॉगस साइट पर जीन, मतलब दोनों सेम साइट पर जीन है. जो है क्रोमोसोम होमोलॉगस है और जीन का जो साइट है दोनों पर वो भी होमोलॉगस है, एक जगह पर ही है जीन, ठीक है. देखो इस तरह से ये होता है सेग्रीगेशन, ये येलो वाला, रेड वाला, ऑरेंज वाला, ग्रीन वाला, ठीक. जब वो बाइवेलेंट होते हैं मतलब ये इस तरह से बन जाते हैं, सॉरी ये इस तरह से, इसको बोला जाता है बाइवेलेंट. और फिर टेट्राड कंडीशन, दो होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं इस पर, इसको बोला जाता है सेंट्रोमर पर, ठीक है, सॉरी सिस्टर क्रोमैटिड्स. जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो सेंट्रोमर पर जुड़ जाती है एक दूसरे के साथ, ठीक. फिर आता है ये जो येलो वाला है, येलो वाले के साथ रेड और ऑरेंज वाले के साथ ग्रीन. अब ये हुए सेग्रीगेट, अलग हुआ है, ये दो इधर चले गए, ये दो इधर चले गए. तो येलो एक कंडीशन है जिसमें येलो वाले के साथ रेड है, एक कंडीशन है जिसमें जो है ऑरेंज वाले के साथ ग्रीन है, ठीक है, जो नॉर्मल कंडीशन है. और फिर ये हो गया, ये कब हो रहा है, मियोसिस के टाइम हो रहा है, ठीक. और ये दो जो है ये दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है, ये दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है, और ये जो है ये जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वो सिस्टर क्रोमैटिड्स है, ठीक. फिर ये हो गया मियोसिस में, मियोसिस 2 कंप्लीट हो गया. फिर जब जर्म सेल्स बनी तो येलो के साथ रेड यहाँ गया, फिर येलो के साथ रेड, और फिर ऑरेंज के साथ ग्रीन और ऑरेंज के साथ ग्रीन, इस तरह से वो सेग्रीगेट हुए और ये 4 सेल्स में बन गए, ठीक है. ये था पूरा मियोसिस, कुछ नहीं है, बस ये मियोसिस है. मियोसिस के टाइम पर किस तरह से क्रोमोसोम सेग्रीगेट होते हैं एक दूसरे से, तो ये वही दर्शाता है, ठीक. अब इसमें आगे हम और रिकॉम्बिनेशन भी पढ़ेंगे, तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. कंपैरिजन है क्रोमोसोम और जीन के बिहेवियर में. देखो दोनों जो है वो अकर्स इन पेयर्स सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन सच दैट ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू अ गैमेट. गैमेट में सिर्फ एक ही पेयर जाएगा, चाहे वो क्रोमोसोम हो कि जीन हो. इसमें भी सेम वैसे ही होगा. इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर. जो इंडिपेंडेंट पेयर होंगे वो इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से सेग्रीगेट करते हैं. अब उसने इंडिपेंडेंट या क्यों बोला इंडिपेंडेंट पेयर्स, क्योंकि कुछ पेयर्स में क्या होता है, लिंकेज, एक दूसरे से लिंक भी करते हैं, ठीक है. फिर वन पेयर सेग्रीगेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर. अब मुझे इसमें तुम बताओ
यहाँ पे क्वेश्चन है, कैन यू टेल विच ऑफ दिस कॉलम ए बी रिप्रेजेंट्स द क्रोमोसोम और एंड विच रिप्रेजेंट्स जीन, हाउ डिड यू डिसाइड। अब कैसे डिसाइड करेंगे, देखो पहला वाला जो है, पहले वाला जो दोनों में जो ये पहले वाला पॉइंट है ये दोनों में सेम है, ठीक। दूसरा वाला पॉइंट क्या बोलता है, सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे सेग्रीगेट होता है सच दैट ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू गैमेट, ठीक है, ये भी सेम है, सेग्रीगेट एट गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है, एंड वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू अ गैमेट, सेम है। लेकिन जो तीसरा वाला पॉइंट है, तीसरा वाले पॉइंट को ध्यान से देखो, सो इंडिपेंडेंट पेयर्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, वन पेयर एक पेयर सेग्रीगेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर। अब इन दोनों को जब हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे उसने कंडीशन लगा दी, पहले वाले में कंडीशन लगा दी, क्या कंडीशन लगा दी, इंडिपेंडेंट पेयर्स, अगर पेयर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है तो ही वो सेग्रीगेट होंगे, और इसमें है कि एक पेयर दूसरे पेयर से सेग्रीगेट हो जाएगा, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, तो कंडीशन किस में लगेगी, सो ये कंडीशन उसमें लग रही है जो चीज़ क्या शो करती है, लिंकेज, मतलब कोई चीज़ एक दूसरे से अगर लिंक है तो हो सकता है वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट ना हो, लेकिन अगर वो हो पा रही है इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट, इट मीन्स उनमें लिंकेज नहीं है, तो ये वाला है जीन, ठीक, ये वाला है क्रोमोसोम, डन। So during anaphase of meiosis 1, meiosis 1 के anaphase में two chromosome pairs can align at the metaphase plate independently of each other. So दो क्रोमोसोम जो है अलाइन होते हैं मेटाफेजिक प्लेट पर, इस तरह से मेटाफेजिक प्लेट पर जो क्रोमोसोम्स इस तरह से अलाइन होते हैं, ठीक है। So to understand this, compare the chromosome of 4 different color in left and right columns. In left column, possibility 1, orange and green is segregating together, but in right column the possibility 2, orange chromosome is segregating with red chromosome. देखो दो पॉसिबिलिटी है, अगर इस तरह से कंडीशन है, एक होमोलॉगस क्रोमोसोम, देखो यहाँ पे दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे भी दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है कि यहाँ पे जो ऑरेंज वाला है वो ग्रीन के साथ सेग्रीगेट हो रहा है और येलो वाला रेड के साथ सेग्रीगेट हो रहा है, यहाँ पे ऑरेंज वाला रेड के साथ है और येलो वाला ग्रीन के साथ है। जब ये मियोसिस कंप्लीट करेंगे तो इधर ऑरेंज वाला ग्रीन के साथ, येलो वाला रेड के साथ, ठीक है, 4 सेल्स बनेगी, 2 में ऑरेंज ग्रीन, 2 में येलो रेड, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑरेंज वाला रेड के साथ हो रहा है 2 सेल्स में, और 2 सेल्स में येलो वाला ग्रीन के साथ हो रहा है। तो इस तरह से डिफरेंट तरह से सेग्रीगेशन के पैटर्न्स आते हैं, ठीक है, मियोसिस के टाइम पर, इसीलिए क्या होता है, वेरिएशंस इसी के वजह से आते हैं, क्योंकि मियोसिस के टाइम पर काफ़ी डिफरेंट पैटर्न्स आते हैं सेग्रीगेशन के, ठीक है। फिर आते हैं सटन एंड बोवेरी आर्ग्यूड दैट पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स वुड लीड टू दी सेग्रीगेशन ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर्स दे कैरीड। देखो सटन और बोवेरी ने ये बोला कि जो क्रोमोसोम का पेयर है अगर वो सेग्रीगेट होता है, एक दूसरे से अलग होता है, तो उसके ऊपर जो कैरेक्टर्स है, मतलब उसके ऊपर जो जीन्स है वो जीन्स भी क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे। Sutton united the knowledge of chromosomal segregation with Mendelian principles and called it as chromosomal theory of inheritance. फिर सटन ने क्या करा, मंडेलियन प्रिंसिपल्स के साथ अपना क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन का नॉलेज जोड़ दिया और उसको बोला गया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। जो हमने पीछे सब देखा ना वो सारा था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। सो फॉलोइंग दिस सिंथेसाइज ऑफ आइडियाज, experimental verification of the chromosomal theory of inheritance by Thomas Hunt Morgan and his colleagues led to discovering the basis for variation that sexual reproduction produce. फिर इसी क्रोमोसोमल थ्योरी पर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस करके और एक थ्योरी दे करके थॉमस हंट मॉर्गन भाई साहब और उसके जो कलीग्स थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने बेसिस दिया वेरिएशन का, कि वेरिएशन जो है किस तरह से होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब उसको देखते हैं। सो मॉर्गन जो है वर्कड विद द टाइनी फ्रूट फ्लाइज ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर, छोटी छोटी, ये देखो यहाँ दिख रही छोटी छोटी फ्रूट फ्लाइज जो है उसके साथ उन्होंने काम करा, जिसको बोला जाता है ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर, विच वर फाउंड वेरी सूटेबल फॉर सच स्टडीज, इन स्टडीज़ के लिए काफ़ी सूटेबल थी। क्यों, नीचे दिया गया है। सो दे कुड बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम, एक सिंपल सिंथेटिक मीडियम पे ग्रो हो सकता है लेबोरेटरी के अंदर।
सो दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक्स, 2 वीक्स में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है. अ सिंगल मेटिंग कुड प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाइज. सो एक सिंगल मेटिंग में ढेर सारी प्रोजेनी फ्लाइज बनती है. ठीक. ऑल्सो देयर वॉज अ क्लियर डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेक्सेस. मेल एंड फीमेल फ्लाइज आर इजिली डिस्टिंग्विशेबल. और मेल और फीमेल फ्लाइज जो है वो इजिली डिस्टिंग्विशेबल थी. ठीक है, मेल और फीमेल अलग अलग दिखती थी, तो इसलिए ईजी था. ऑल्सो इट हैज़ मैनी टाइप्स ऑफ हेरिडेटरी वेरिएशंस. और ये काफ़ी ज़्यादा हेरिडेटरी वेरिएशन शो करती थी, जो कि किससे दिखता था, लो पावर माइक्रोस्कोप से भी दिख जाते थे इसमें. ठीक है, फिर आते हैं लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन पर. इंपॉर्टेंट चीज लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन. So Morgan carried out several dihybrid crosses in Drosophila to study genes that were sex-linked. The crosses were similar to dihybrid crosses carried out by Mundell in peas. फिर क्या हो गया, मॉर्गन भाई साहब ने भी ये ड्रोसोफिला पे कई सारे सेक्स लिंक्ड जो है क्रॉसेस करे, और ये क्रॉसेस जो सेम वही क्रॉसेस थे जो मंडेल ने करे थे पी प्लांट के ऊपर. फॉर एग्जाम्पल, मॉर्गन हाइब्रिडाइज्ड येलो बॉडीड वाइट आइड फीमेल्स टू ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल्स एंड इंटरक्रॉस देयर F1 प्रोजेनी. सो उसने क्या क्या क्रॉसेस करे, येलो बॉडीड वाइट आइड फीमेल. ठीक है, येलो बॉडी और वाइट आई था फीमेल का, ब्राउन बॉडी और रेड आई वाला मेल था, उनको क्रॉस करा, F1 प्रोजेनी आई. सो ही ऑब्जर्व्ड दैट 2 जीन्स डिड नॉट सेग्रीगेट. अब उसने देखा कि भाई उसने ये सब कर दिया, क्रॉस कर दिया, लेकिन इसमें तो सेग्रीगेशन हो ही नहीं रहा है, 2 जीन तो सेग्रीगेट हुए ही नहीं. F2 रेशो जो है, F2 रेशो 9331 आया ही नहीं, जो आना चाहिए था वो 9331 रेशो आया ही नहीं. अब ऐसा क्यों? मॉर्गन एंड हिज ग्रुप न्यू दैट जीन्स वर लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम. उनको पता था कि जीन्स जो है वो एक्स क्रोमोसोम पर लोकेटेड है. एंड सॉ क्विकली दैट व्हेन द 2 जीन्स इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस वर सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, the proportion of parental gene combination were much higher than the non-parental type. देखो उसने क्या बोल दिया कि जब जीन जो है, 2 जीन जिनको सेग्रीगेट होना है, अलग होना है, वो 2 जीन अगर सेम क्रोमोसोम पर एक दूसरे के पास में प्रेजेंट हो, तो उस टाइम पर क्या हो जाएगा, पेरेंटल कंडीशन आएगी, मतलब वो 2 जीन सेग्रीगेट नहीं होंगे. ठीक, लिंकेज है इससे, तो वो एक दूसरे से लिंक्ड करेंगे. So Morgan attributed this due to the physical association or linkage of 2 genes and coined the term linkage to describe this physical association of genes on chromosome, and the term recombination to describe the generation of non-parental gene recombinations. ठीक, अब उसने ये बोल दिया कि जब जीन जो, इस जीन को उन्होंने क्या बोल दिया, लिंकेज बोल दिया. ठीक है, चलो इसका अब एग्जाम्पल अपन भी देखते हैं. देखो ये रहा एक क्रोमोसोम. ठीक, मान के चलो ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम पर एक जीन यहाँ पर है, दूसरा जीन यहाँ पर है, कितने पास में है एक दूसरे के, तो ये जीन एक दूसरे के पास में होने की वजह से पूरे के पूरे जीन जो है वो इनहेरिट होंगे जनरेशन में. मतलब जनरेशन में जो है सेम ऐसे ही जीन पैटर्न आएगा. जहाँ पे इसको सेग्रीगेट होना था, ये वाला जीन जाना था एक जनरेशन में, ये वाला जीन जाना था दूसरे जनरेशन, मतलब दूसरे प्रोजेनी में. ठीक है, बट क्या हुआ, इन दोनों को अलग अलग इनहेरिट होना था, पर ये नहीं हुआ है इनहेरिट 2 अलग अलग प्रोजेनीज में. ये दोनों जो है, दोनों प्रोजेनीज में एक ही तरह इनहेरिट हुआ है, इसीलिए इस कंडीशन को क्या बोला गया, पेरेंटल कंडीशन. क्यों? क्योंकि जिसका इनहेरिटेंस पैटर्न है वो सेम पेरेंटल है. देखो जीन ए इधर है, जीन बी इधर है, तो यहाँ पर जो है प्रोजेनी के अंदर भी सेम इस तरह का पैटर्न है, इसलिए इसको पेरेंटल कंडीशन बोला गया. लेकिन क्या होता है ना, मियोसिस के टाइम पर जो है क्रोमोसोम में रिकॉम्बिनेशन होता है. देखो ये एक क्रोमोसोम है, ये एक दूसरा क्रोमोसोम है, मान के चलो ऐसा नहीं होता है, बट इस तरह से होता है, ये 2 क्रोमोसोम्स है. ठीक है, सो इसमें ये वाला हिस्सा इस क्रोमोसोम का और ये वाला हिस्सा एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, मतलब ये वाला हिस्सा इधर चला जाएगा, ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा, तो ये होता है रिकॉम्बिनेशन. ठीक है, ये होता है रिकॉम्बिनेशन. और जितना जीन एक दूसरे से दूर होगा उतना ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन होगा. मान के चलो एक जीन यहाँ पर है, दूसरा जीन यहाँ पर है क्रोमोसोम के ऊपर, और इसी तरह से एक जीन यहाँ पर है और दूसरा जीन यहाँ पर है, तो ये वाले एक दूसरे से काफ़ी दूर है. ये वाले जीन, पहला वाला कंडीशन है, ये दूसरा वाला कंडीशन, तो पहले वाली कंडीशन में 2 जीन्स एक दूसरे से काफ़ी दूर है, इसलिए इसमें क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा. एक जीन कहीं और चला जाएगा, दूसरा कहीं और चला जाएगा, और सेग्रीगेट भी हो जाएंगे. लेकिन जो सेकेंड वाली कंडीशन है जिसमें लिंकेज है, एक दूसरे के बहुत पास है, इसलिए इसमें क्या हो गया, लिंकेज हो गया है, इसलिए ये सेग्रीगेट नहीं होंगे. ठीक है,
ठीक है. So Morgan and his group also found that even when genes were grouped on the same chromosome, some genes were very tightly linked. अगर उन्होंने देखा कि क्रोमोसोम पर जो है कुछ जीन जो है एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, लेकिन वो एक दूसरे से काफी टाइटली लिंक्ड थे और वेरी लो रिकॉम्बिनेशन शो कर रहे थे. while others were loosely linked, और कुछ जो थे वो काफी लूजली लिंक्ड थे, मतलब वो हायर रिकॉम्बिनेशन शो कर रहे थे. फॉर एग्जाम्पल ही फाउंड दैट जीन्स वाइट एंड येलो वर, देखो जीन्स वाइट और येलो जो थे वर टाइटली लिंक्ड, एक दूसरे से टाइटली लिंक्ड थे और शोड 1.3% रिकॉम्बिनेशन, और सिर्फ 1.3% रिकॉम्बिनेशन दिखा रहे थे. वाइल वाइट एंड मिनिएचर विंग्स, और वाइट और मिनिएचर विंग वाले जीन जो है वो 37.2% रिकॉम्बिनेशन दिखा रहे थे. ठीक है. सो ही स्टूडेंट थे अल्फ्रेड स्टोरवेंट use the frequency of recombination between gene pairs on the same chromosome as measure of the distance between the genes and mapped their position on the chromosome. सो देखो जो उनका जो स्टूडेंट था, उनके स्टूडेंट ने क्या किया, जो रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी थी, रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी को यूज़ करा दो जीन के बीच में डिस्टेंस को नापने के लिए. ठीक है. सो जितना ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन होगा उतना ज़्यादा डिस्टेंस होगा जीन के बीच में. सो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा उतना लिंकेज कम, और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जितनी कम उतना लिंकेज ज़्यादा. ठीक है. सो टुडे जेनेटिक मैप्स, सो आज के जो जेनेटिक मैप्स है, जेनेटिक मैप्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड as a starting point in the sequence of whole genomes, as was done in the case of human genome sequencing project described later. ठीक है. सो क्या है ना कि जो ये जेनेटिक मैप दिया, जो उसने रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी से जो जेनेटिक मैप बनाया, तो ये जेनेटिक मैप जो सीक्वेंसिंग में, पूरे जीनोम के सीक्वेंसिंग में जो है काफ़ी यूज़ किया जाता है, जैसे ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग के टाइम पे. ठीक है. सो ये जो हमने देखा ये उसका एग्जाम्पल है कि किस तरह से रिकॉम्बिनेशन शो कर रहा है. ठीक है. देखो यहाँ पे पेरेंटल टाइप है तो 98.7%, और रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे बहुत कम है, इसलिए पेरेंटल टाइप ज़्यादा है और रिकॉम्बिनेशन कम है. इसमें पेरेंटल टाइप कम है और रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा है. ठीक है. सो इस क्रॉस को एक बार अच्छे से देख लेना. ठीक. अब बात करते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की. सो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है. ठीक. So Mendel's studies mainly describe those traits that have distinct alternative forms such as flower color, which are either purple or white. So मंडेल ने ऐसे ट्रेट्स लिए जिनके डिफरेंट ट्रेट्स थे, अपोजिंग ट्रेट्स थे, जैसे फ्लावर का कलर एक तो वाइट है या फिर पर्पल है. बट इफ यू लुक अराउंड यू विल फाइंड दैट देयर आर मेनी ट्रेट्स विच आर नॉट सो डिस्टिंक्ट इन देयर अकरेंस एंड आर स्प्रेड अक्रॉस अ ग्रेडियंट. सो हम देखो हमारे नेचर में देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो काफ़ी सेम होते हैं एक दूसरे के, और जो एक ग्रेडियंट में भी होते हैं, मतलब तरह तरह के होते हैं. एक बहुत हल्का है तो डार्क, फिर और बीच वाला, फिर और बीच वाला, इस तरह से. जैसे ह्यूमन स्किन कलर देखो, फॉर एग्जांपल इफ ह्यूमंस वी डोंट हैव टॉल और शॉर्ट पीपल. देखो ह्यूमन में एक स्किन कलर भी और दूसरा ह्यूमन की हाइट भी. सो हमारे पास जो है एकदम टॉल भी नहीं है, एकदम शॉर्ट भी नहीं है, as two distinct alternatives but a whole range of possible heights. लेकिन एक बड़ी सी रेंज है पॉसिबल हाइट्स की, कुछ बहुत लंबे हैं, कुछ और कम, फिर और कम, फिर और कम और कम, कुछ बहुत छोटे हैं, इस तरह से. सच ट्रेट्स आर जनरली कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर जीन्स. सो इस तरह के ट्रेट्स जो है 3 या 3 से ज़्यादा जीन कंट्रोल करते हैं, एंड दस कॉल्ड एज पॉलीजेनिक ट्रेट्स. सो पॉलीजेनिक ट्रेट्स ऐसे होते हैं कि उन ट्रेट्स को 3 या 3 से ज़्यादा जीन जो है वो कंट्रोल करते हैं. बिसाइड्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल जीन्स, सो मल्टीपल जीन्स का इन्वॉल्वमेंट, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ऑल्सो टेक प्लेस इनटू अकाउंट द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट. और इन जीन्स पर क्या होता है, इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट, मतलब ये जो ट्रेट्स होते हैं ना, पॉलीजेनिक ट्रेट्स जो होते हैं, इसके ऊपर सिर्फ जीन का इन्फ्लुएंस नहीं होता है, एनवायरनमेंट का भी इन्फ्लुएंस होता है. सो ह्यूमन स्किन कलर इज अनदर क्लासिक एग्जाम्पल. ह्यूमन का स्किन कलर एक क्लासिक एग्जाम्पल है. इन अ फाइलोजेनिक ट्रेट द फिनोटाइप रिफ्लेक्ट्स द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलील. सो देखो जो पॉलीजेनिक ट्रेट है उसके अंदर क्या है, फिनोटाइप रिफ्लेक्ट करता है हर एक एलील का कंट्रीब्यूशन, मतलब हर एक एलील अपना कंट्रीब्यूशन देती है. द इफेक्ट ऑफ ईच एलील इज एडिटिव. सो हर एक एलील का इफेक्ट जो है एडिटिव होता है. टू अंडरस्टैंड दिस बेटर लेट अज्यूम द 3 जीन्स है जैसे ए बी सी कंट्रोल स्किन कलर इन ह्यूमंस विद द डोमिनेंट फॉर्म्स. जब इसका डोमिनेंट फॉर्म है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है डार्क स्किन कलर के लिए. ठीक है. और जो रिसेसिव फॉर्म हो रहे थे ए बी सी छोटे वाले, वो एकदम लाइट स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है.
द जीनोटाइप विद ऑल द डोमिनेंट एलील्स। तो जो पूरे डोमिनेंट एलील वाला जीनोटाइप है सबसे डार्केस्ट कलर होगा, एकदम डार्क स्किन कलर होगा उसका। लेकिन जिसका रिसेसिव एलील्स है, जैसे ये वाला देखो, ये कंडीशन है, तो इसका स्किन कलर एकदम लाइटेस्ट होगा, एकदम लाइट स्किन कलर होगा। So as expected, the genotype with 3 dominant alleles and 3 recessive alleles will have an intermediate skin color. अब 3 dominant और 3 recessive allele इस तरह से जब ये कंडीशन होगी तब क्या होगा, इंटरमीडिएट स्किन कलर होगा। देखो इंटरमीडिएट स्किन कलर होगा। इन दिस मैनर द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एलील्स इन द जीनोटाइप वो डिटरमाइन द डार्कनेस और लाइटनेस ऑफ द स्किन इन एन इंडिविजुअल। इसीलिए हर एक एलील, सो इस जीनोटाइप में हर एक एलील क्या करेगी, डिसाइड करेगी कि स्किन कलर कितना डार्क होगा और कितना लाइट होगा। ठीक है, फिर आते हैं प्लियोट्रॉपी पर। प्लियोट्रॉपी, सो वी हैव सो फार सीन द इफेक्ट ऑफ अ जीन ऑन अ सिंगल फिनोटाइप और ट्रेट। सो हमने एक सिंगल फिनोटाइप या फिर एक ट्रेट पर जो जीन का, सिंगल जीन का इफेक्ट देखा है। सो देयर आर हाउएवर इंस्टेंसेस वेयर अ सिंगल जीन कैन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस। अब ऐसा भी टाइम, मतलब ऐसा भी है कि जब एक सिंगल जीन, सिर्फ एक सिंगल जीन है जो कि ढेर सारे फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस ला रहा है, सो उसको क्या बोला जाता है, प्लियोट्रॉपिक जीन बोला जाता है, कि एक जीन एंड मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। The underlying mechanism of pleiotropy in most cases is effect of a gene on metabolic pathways which contribute towards different phenotypes। देखो ये जीन जो है ना, ज़्यादातर इसका इफेक्ट किस पर होता है, मेटाबॉलिक पाथवेज पर होता है, जिसके थ्रू डिफरेंट फिनोटाइप्स आते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है, एक डिजीज़ है, दैट इज़ फिनाइलकीटोन्यूरिया which occurs in humans, जो humans में होता है। This disease is caused by mutation in the gene that code for enzyme phenylalanine। सो इस डिजीज में क्या होता है ना, म्यूटेशन होता है। कौन से जीन में म्यूटेशन होता है, फिनाइल एलेनिन। सो ऐसा जीन जो एंजाइम बना रहा है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम बना रहा है, उस जीन में म्यूटेशन होता है, दैट इज सिंगल जीन म्यूटेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, दिस मैनिफेस्ट इटसेल्फ थ्रू फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। जिससे फिनोटिपिक एक्सप्रेशन आता है, क्या आता है, मेंटल रिटार्डेशन होता है, रिडक्शन इन हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन, हेयर और स्किन पिगमेंटेशन में रिडक्शन होना और मेंटल रिटार्डेशन आना, ये उसका फिनोटाइप है। ठीक है, सो ये था प्लियोट्रॉपी। ठीक, सो इसके बाद वाला जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक, सो आपको मेरा अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।